दोस्तों, अलग अलग वक्त में चंबल के बीहड़ों में कई ऐसे डकैत हुए जिसका नाम सुनते ही आम पब्लिक से लेकर खाकी वर्दी भी कांप उठती थी। जहां किसी डाकू के खौफ से इलाके में रेप होना बंद हो जाता है तो कोई अपने ऊपर हुए जुल्म का बदला लेने के लिए 22 लोगों को एक लाइन में खड़ा करके गोलियों से उड़ा देती है। मगर आज की कहानी एक ऐसे डाकू की है कि जब उसके बहन की आबरू उसी गांव का रहने वाला ब्रिजभान नाम का शख्स लूट लेता है तो अपनी बहन को इंसाफ दिलाने के लिए वो कानून और इंसाफ के दरवाजे खटखटाता है। महीनों तक थाने में एफआईआर दर्ज कराने के लिए दौड़ता है मगर उसे इंसाफ नहीं मिलता और फिर वो अपनी बहन को इंसाफ दिलाने के लिए हथियार उठाकर सीधा चंबल का रुख करता है। ये कहानी एक ऐसे डाकू की है कि जब उसका इनकाउंटर होता है तो पूरा देश उसे टीवी पर लाइव देखता है। एक तरफ 400 पुलिस वाले और एक तरफ वो अकेला 3 दिनों तक बिना खाए पिए पुलिस वालों पे गोलियां चलाता रहता है। जब 400 पुलिस वाले भी उसे मार नहीं पाते तो बस्ती को खाली कराकर पूरे गांव में आग लगा दी जाती है ताकि आग की तपिश से वो बाहर निकले और उसे मार दिया जाए। लेकिन करीब 8 घंटों तक आग जलती रहती है और लगातार एक मकान की ऊपरी मंजिल से गोलियों के तड़तड़ाहट की आवाज़ें आती रहती हैं जिसमें 4 पुलिस वाले शहीद भी हो जाते हैं। हमें नहीं पता कि करीब 52 घंटे तक चली इनकाउंटर में कितनी गोलियां चली, लेकिन जिस डाकू को पकड़ने के लिए सरकार ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था उसे मारने के लिए सरकार को 52 लाख रुपये खर्च करने पड़े। कहानी है डाकू घनश्याम केवट की, जिसने इतिहास में 52 घंटे तक चली सबसे लंबे इनकाउंटर में यूपी पुलिस के पसीने छुड़ा दिया था। तो क्या है पूरी कहानी, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। मगर उससे पहले अगर अभी तक आपने अपने चैनल रियल कहानी को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें ताकि आगे भी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये बात तकरीबन आज से 20 साल पुरानी है। साल था 2003। यूपी के चित्रकूट जिला के एक गांव में एक नौजवान रहता था जिसका नाम था घनश्याम केवट। जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी। तभी एक रोज़ 2003 में ही उसी गांव का रहने वाला एक शख्स जिसका नाम था ब्रिजभान सिंह उसकी बहन की आबरू लूट लेता है। घनश्याम केवट अपनी बहन को इंसाफ दिलाने के लिए थाने पहुंचता है मगर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती। अगले कई रोज तक घनश्याम केवट थाने के चक्कर लगाता है मगर पुलिस वाले उसकी एक नहीं सुनते। घनश्याम केवट ने भी चंबल के बीहड़ के बारे में थोड़ा बहुत सुन रखा था कि जिसे कहीं इंसाफ नहीं मिलता उसे चंबल के बीहड़ में ज़रूर इंसाफ मिलता है। घनश्याम के पास ज़िंदगी में खोने के लिए अब कुछ भी था नहीं। घनश्याम केवट अब हथियार उठाता है और अपनी बहन को इंसाफ दिलाने के लिए सीधा चंबल की तरफ चल पड़ता है। चंबल पहुंचने के बाद घनश्याम की मुलाकात होती है उस वक्त चंबल के सबसे खतरनाक और कुख्यात डाकू केशव से। घनश्याम डाकू केशव से अपनी आप बीती सुनाता है और डाकू केशव उसे अपने गैंग में शामिल कर लेता है। अब धीरे धीरे घनश्याम हथियार चलाना भी सीख जाता है और फिर मौका मिलते ही पहली बार अपनी बहन को इंसाफ दिलाने के लिए पूरे गैंग के साथ गांव पहुंच जाता है और जिस ब्रिजभान सिंह ने उसके बहन की आबरू लूटी थी उसे गोलियों से भून देता है। पहला कत्ल करते ही घनश्याम अब पूरी तरह से डाकू बन चुका था। पहला कत्ल करते ही वो और भी खूंखार और कुख्यात बन जाता है। अब वो चोरी, डकैती और किडनैपिंग जैसे काम भी करना शुरू कर देता है। हत्या और लूटपाट के मामले में डाकू केशव का गैंग पूरे चंबल में मशहूर हो चुका था। कुछ दिनों बाद गैंग के सरदार डाकू केशव की मौत हो जाती है। तब घनश्याम के बागी और खूंखार चेहरे को देख उसे ही गैंग का सरदार मान लिया जाता है। सरदार बनने के बाद घनश्याम पूरी तरह से बेलगाम बन जाता है और उसके नाम की दहशत चंबल और उसके आसपास के इलाकों में फैल जाती है। लेकिन पुलिस की डायरी में घनश्याम का नाम उस वक्त आता है जब वो एक ही परिवार के 4 लोगों का कत्ल कर देता है। घनश्याम का नाम इसलिए बदनाम हो गया कि अगर उसने किडनैपिंग की और उसे फिरौती देने से इनकार किया उसे सीधा गोली मार देता था और इसीलिए घनश्याम केवट नाम से पुलिस भी परेशान हो चुकी थी। घनश्याम केवट गैंग की ताबड़तोड़ वारदात के बाद पुलिस उस पर 10,000 रुपये का इनाम रख देती है। घनश्याम केवट अब पूरी तरह से पुलिस की नज़रों में आ चुका था। अब पुलिस को इंतज़ार था तो उसे दबोचने का। आखिर पुलिस को मौका मिल ही जाता है और चित्रकूट के आसपास पुलिस घनश्याम को घेर लेती है। पुलिस और घनश्याम गैंग के साथ मुठभेड़ होती है जिसमें 4 पुलिस वालों की जान भी चली जाती है और घनश्याम गैंग पुलिस का घेराव तोड़कर भागने में कामयाब हो जाता है। वक्त गुजरता है और एक बार फिर घनश्याम गैंग को पुलिस चंबल में घेर लेती है, लेकिन शातिर घनश्याम इस बार भी पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाब हो जाता है। इस बार भी कुछ पुलिस वालों की जान चली जाती है। अब घनश्याम केवट पर 10,000 से बढ़ाकर इनाम का रकम 50,000 कर दिया जाता है। जैसे जैसे पुलिस घनश्याम के पीछे पड़ी वो और खूंखार होता गया।
घनश्याम के गुनाहों की लिस्ट बढ़ती जा रही थी, लेकिन पुलिस उसे पकड़ने में नाकाम थी। घनश्याम और पुलिस के बीच चूहे बिल्ली का खेल चलता रहा। वक्त बीता और 2009 आ गया। 2009 जून के महीने में पुलिस को अपने मुखबिरों के जरिए खबर मिलती है कि घनश्याम केवट अपने गैंग के साथ इलाहाबाद के पास जमोली गांव में डेरा डालने वाला है। पुलिस फौरन पूरे इलाके की घेराबंदी कर लेती है। इलाके में जगह जगह पुलिस वालों को तैनात कर दिया जाता है। साथ ही पुलिस अपने शार्प शूटरों को जगह जगह तैनात कर देती है कि ये डकैत किसी भी सूरत इस बार भागना नहीं चाहिए। यानी पुलिस घनश्याम केवट के इनकाउंटर की तैयारी कर रही थी। उधर घनश्याम केवट को भी पुलिस के घेराबंदी की खबर मिल जाती है। घनश्याम केवट जिस गांव में छुपा था वहां ज्यादातर कच्चे मकान थे, लेकिन उसी गांव में एक पक्का 2 मंजिला मकान था। घनश्याम तुरंत उस मकान का रुख करता है और अंदर घुसने के बाद घर में रहने वालों को भगा देता है। घनश्याम ऊपरी मंजिल पर जाकर ऐसी जगह छुप जाता है जहां से वो आसानी के साथ पूरे गांव को देख सके। चूँकि ये सब एकदम अचानक होता है, इसीलिए घनश्याम गैंग का एक भी मेंबर उस मकान में दाखिल नहीं हो पाता। उसके साथ ही गाँव में ही दूसरी जगह फंस जाते हैं। पुलिस को भी खबर मिल जाती है कि घनश्याम इसी मकान में छुपा है और पुलिस उस मकान को चारों तरफ से घेर लेती है। ये सब दोपहर के वक्त हो रहा था और तारीख थी 16 जून 2009 की। अब पुलिस पहली बार घनश्याम केवट को सरेंडर करने के लिए कहती है, मगर अंदर से कोई आवाज नहीं आती। कुछ देर तक यूं ही सन्नाटा छाया रहता है और तभी अचानक घनश्याम केवट पुलिस वालों पर फायरिंग शुरू कर देता है। पुलिस भी थोड़ा पीछे हटकर जवाबी कार्रवाई में फायरिंग शुरू कर देती है। दोपहर से शाम हो गई और गोलियों की आवाज से पूरा गांव दहलता रहा। घनश्याम के पास पीने को पानी, एक देसी राइफल और सैकड़ों कारतूस थे। अकेला घनश्याम कई पुलिस वालों पर भारी पड़ रहा था। इनकाउंटर जारी रहा। जब सूरज डूब गया तो अंधेरे में छिटफुट फायरिंग की आवाज के बीच जैसे तैसे गांव वालों की रात कटी। अगली सुबह होती है और एक बार फिर दोनों तरफ से फायरिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है। घनश्याम की तरफ से लगातार फायरिंग देखकर पुलिस अफसरों को लगता है कि उनके पास मौजूद पुलिस की गिनती इस डाकू से मुकाबला करने में पूरी तरह से सक्षम नहीं होगी। जिसके बाद पुलिस अफसर आसपास के तमाम थानों के पुलिस को उस जगह बुला लेती है। देखते ही देखते 5 थानों की पुलिस उस जगह का रुख करती है जहां पुलिस की एक टीम अकेले डाकू घनश्याम की गोलियों का सामना कर रही थी। ये खबर दूसरे पुलिस अफसरों तक भी पहुंचती है और वो भी सीधे जमौली गांव की तरफ चल पड़ते हैं जहां पिछले 30 घंटों से गोलीबारी चल रही थी। करीब 400 पुलिस वालों की पूरी बटालियन उस गांव को चारों तरफ से घेर लेती है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि गोलियां लगातार चलती रहती है। पुलिस एहतियात के तौर पर पूरा गांव खाली करा देती है। दूसरे दिन यानी 17 जून की गोलीबारी में 4 पुलिस वालों की जान भी चली जाती है, जबकि 3 पुलिस वाले बुरी तरह घायल भी होते हैं। पुलिस वालों ने गांव को चारों तरफ से घेर लिया था। इसी बीच अब मीडिया वाले भी पहुंचना शुरू कर देते हैं और अब पूरा इनकाउंटर टीवी पर लाइव चल रहा था, जिसे लोग टीवी पर अपने अपने घरों पर देख रहे थे। सुबह से शाम और रात भी खत्म हो जाती है, लेकिन इनकाउंटर खत्म नहीं होता। 18 तारीख की सुबह होती है और पिछले 36 घंटों से एक अकेला डाकू 400 पुलिस वालों पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा था। चूँकि पूरा इनकाउंटर लाइव चल रहा था, इसलिए अब पुलिस की इज्जत और नाकामी पर सवाल उठना शुरू हो जाता है कि 400 पुलिस वाले एक डाकू को काबू नहीं कर पा रहे हैं। ये सारी चीज़ें देख पुलिस के आला अफसरान एक बहुत ही खतरनाक फैसला लेते हैं। पुलिस अफसरों के हुक्म से घनश्याम डाकू जिस मकान में था उसके आसपास के तमाम कच्चे मकानों में आग लगा दी जाती है ताकि आग की गर्मी से घनश्याम बाहर निकले और उसे मार दिया जाए। लेकिन आग जलती रही, धुएं उठते रहे और घनश्याम सिर्फ पानी पीकर लगातार पुलिस वालों पर गोलियां चलाता रहा। करीब 8 घंटे बाद घरों में लगाई गई आग खुद ब खुद बुझ जाती है, लेकिन घनश्याम पुलिस वालों के हाथ नहीं लगता। गोलियों की तरतराहट के साथ 18 तारीख भी गुजर जाती है, यानी पूरे 2.5 दिन इस इनकाउंटर को होते हुए गुजर चुके थे। न्यूज़ चैनल पर अब भी इनकाउंटर चल रहा था। पुलिस अपनी नालायकी और एक अकेले डाकू के हौसले से परेशान हो चुकी थी। 19 तारीख की शाम होने वाली थी और इनकाउंटर को पूरे 52 घंटे गुजर चुके थे और इन 52 घंटों में एक बार भी घनश्याम पुलिस वालों पर कमजोर नहीं पड़ा। सोचने वाली बात है कि एक डकैत के पास पुलिस से मुकाबला करने के लिए कितने कारतूस रहे होंगे, लेकिन 19 तारीख की शाम होते होते घनश्याम के पास कारतूस खत्म होने लगते हैं। अब घनश्याम को इंतजार था गहरा अंधेरा होने का। अंधेरा होते ही वो मकान की दूसरी मंजिल से एक लंबी छलांग लगाता है और वो मकान से कई फीट दूर जाकर गिरता है और फिर अंधेरे में दौड़ना शुरू कर देता है। क्योंकि पुलिस वालों ने चारों तरफ से पूरे इलाके को घेर रखा था, इसलिए वो एक खेत में छुप जाता है। करीब 1 घंटे तक हुई फायरिंग के बाद गोलियां चलनी बंद हो जाती हैं। अब पुलिस चारों तरफ तलाश करना शुरू करती है और आखिर पुलिस वालों को एक खेत में गोलियों से छलनी घनश्याम केवट की लाश मिल जाती है। यानी पूरे 52 घंटे तक 400 पुलिस वालों से मुकाबला करने वाला घनश्याम केवट अब मारा जा चुका था, लेकिन मरने से पहले वो 4 पुलिस वालों की जान ले चुका था और 3 पुलिस वालों को जिंदगी भर का निशान दे गया था।
ये देश का सबसे लंबा इनकाउंटर था, जिसमें 52 घंटों के दौरान करीब 10,000 राउंड गोलियां चली। हालांकि गोलियों की गिनती की सही पुष्टि नहीं की जा सकी। तो दोस्तों, ये थी घनश्याम केवट के डाकू बनने और उसके इनकाउंटर की पूरी कहानी। इस पूरी कहानी में कई पुलिस वाले और बेगुनाह लोगों की जानें गईं। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि इस पूरे मामले में हम किसको दोषी ठहराएं और किसको निर्दोष कहें। दोस्तों, वैसे घनश्याम केवट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें।